शिक्षा शास्त्र का ये मॉडल पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, ये आपका बीसी कोड है, ये आपका पेपर कोड रहेगा। और यहाँ पे जो है कुछ ऐसे ही आपको सब्जेक्ट और आपका ईयर दिया रहेगा। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट निर्देश मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के बारे में दिया रहेगा। जैसे कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपका एक रहेगा उसमें 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। फिर प्रश्न संख्या जो रहेगा आपका 2 से 6, ये आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेगा। फिर 7 से लेकर 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना होगा। वहीं अगर बात करें 13 से 18 क्वेश्चन तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसका उत्तर लगभग आप 50 शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद 19 से लेकर 21 तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसका उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। आगे वहीं बात करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन की किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है जिसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्वेश्चन पहला है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य संस्कार कौन सा था। तो कौन सा संस्कार था वैदिक काल में, यहाँ पे आपको बताना है। बिस्मिल्लाह संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या फिर उपसंपदा संस्कार। तो इसमें आपका जवाब होगा उपनयन संस्कार, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अगर सीखने की क्लास की अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। स्किनर, थॉर्नडाइक, पलवल या फिर पावलाव या फिर कोहलर। तो इसमें जवाब होगा आपका पावलाव। कौन लाव? पावलाव। इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो सभी को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वही बात करें अगले क्वेश्चन पर तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय संसाधन है। विद्यालय भवन, शिक्षक, फर्नीचर, खेल के मैदान। मानवीय संसाधन इसमें पूछा है तो मानवीय संसाधन जो है आपका इसमें हो जाएगा शिक्षक। ये आपका मानव संसाधन है और ये सब मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है तो शिक्षक इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि व्यक्तित्व मापन का रोरसा स्याही धब्बा विधि किस प्रकार की है। आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा इसमें आपका प्रक्षेपी नहीं, प्रोजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आएंगे। तो सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र का नाम क्या था। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो मठ होता था। मठों में जो है शिक्षा दी जाती थी। तो जवाब इसमें हो जाएगा, लिख देंगे एक लाइन में कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र मठ हुआ करता था। ठीक है। आगे यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन। कह रहा कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है। तो उसमें एक लाइन आप लिख देंगे कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के रूप में विश्वविख्यात है। तो ये आपका इस प्रकार से लिख देंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो कोहलर ने अपने प्रयोग चिंपैंजी यानी बनमानुष पर किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में उच्च शिक्षा की संस्थाओं में क्या कहा जाता था। तो उच्च शिक्षा जो संस्था थी मध्यकाल में उसे मदरसा कहा जाता था। यहाँ पे राइट आंसर आपका मदरसा हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। तो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। एक लाइन का उत्तर रहेगा, आराम से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका शुरुआत होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं, सिंपल शब्दों में समझेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत के दो उद्देश्य बताइए। तो आप इसमें दो उद्देश्य लिख सकते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि उच्च वर्ग के माध्यम से शिक्षा धीरे धीरे जन सामान्य तक पहुंचाना होता है। यानी निस्यंदन सिद्धांत में कहा गया है कि जो शिक्षा होता है वो धीरे धीरे जन सामान्य लोगों तक पहुंचता है उच्च वर्ग के माध्यम से। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कम खर्चे में सरकार के लिए शिक्षित व्यक्तियों के लिए एक वर्ग तैयार करना, ये इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दो पॉइंट इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है कि सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की दो सीमाएं बताइए। तो दो सीमा बताना है सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में। पहला तो यहाँ पे लिखेंगे यह सिद्धांत केवल छोटे बच्चों जानवरों के सीखने पर अधिक लागू होता है, जटिल मानव बुद्धि पर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें अधिक समय बार बार अभ्यास में जो है आवश्यकता पड़ती है। यानी बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, गलती होती है सीखते हैं, गलती होती सीखते, इस प्रकार के सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की दो समस्याएं पहचान बताइए। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी दो समस्या को पहचानना है, यानी दो बातों को पहचानना है। तो पहली पॉइंट इसमें है इन बालकों में की सीखने की गति सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत धीमी होती है, जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनकी अमूर्त जो चिंतन होती है और तर्क करने की बहुत क्षमता बहुत धीमी होती है। यानी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, बहुत धीमी होती है। तो दो पॉइंट इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से इसमें लिखेंगे कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण का मूल्य ये विकसित किया जाए। दूसरा पॉइंट संसाधनों की मितव्ययी यानी किफ़ायती उपयोग से उत्तरदायी हो, ये उसको बताया जाए। कहने का मतलब ये कि पर्यावरण शिक्षा को ऐसा उसको कीमत बताया जाए जिससे विद्यार्थी उसको समझे, विकसित करने की योजना बनाए। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं दो पॉइंट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कह रहा है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में दो अंतर बताइए। तो आप चाहे तो इसको डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं या तो चाहे ऐसे पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। जैसे सामान्य बालक औसत बुद्धि वाले होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक या तो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं या फिर सीखने में बहुत अक्षम होते हैं। दूसरा पॉइंट विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशिष्ट बालक को विशेष शिक्षण विधियाँ और ध्यान आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य बालक जो है समान कक्षा शिक्षण में सीख लेते हैं। तो यहाँ पे दो अंतर बताना है सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दंड देते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दंड छात्र की गलती के अनुपात में होना चाहिए, अत्यधिक जो है कठोर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दंड का उद्देश्य छात्र को सुधारना होना चाहिए, ना कि उसे अपमानित करना या बदला लेना होना चाहिए। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं दो पॉइंट। फिर इसके बाद आपका शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षक की तीन मुख्य विशेषता बताइए। तो तीन विशेषता आप यहाँ पे लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं या फिर चाहे इसे एक छोटा सा डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बढ़िया अंक आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट। ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे हेडिंग डालिए और इसके बारे में दो लाइन लिखिए। पूरा बढ़िया आपको नंबर मिलेगा, टोटल नंबर आपके यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। लिखने की शैली बस थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, समझ चुके हैं, उत्तर देखते हैं। संरक्षण और वित्त। संरक्षण और वित्त का मतलब ये है कि जैसे शिक्षा संस्थाओं से मकतब मदरसों को जो है शासकों और अमीरों आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से मुस्लिम शिक्षा की विशेषता लिखेंगे। नेक्स्ट है गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था। तो शिक्षक और छात्र के बीच आत्म संबंध होते थे और शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। नेक्स्ट है शिक्षण विधि कैसी होती थी। तो शिक्षण विधि जो होती थी मौखिक शिक्षण, रटन प्रणाली, तर्क वितर्क और जो है इन विधियों पर आधारित था। तो इस प्रकार से इनकी तीन विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि रुचि और ध्यान के बीच संबंध बताइए। तो आप इसको चाहें तो ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं।
4 नंबर का, 5 नंबर का अगर मान लो पॉइंट लिखना है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके आप यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कहानी की तरह। रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ रुचि होती है वहाँ ध्यान स्वतः खींचा चला आता है। सिंपल परिभाषा है। और जिस वस्तु पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसे हमारी रुचि विकसित होने लगती है। मैकडूगल के अनुसार ध्यान रुचि की क्रियात्मक रूप है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, लेकिन अगर रुचि नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। ऐसे ही सेंटेंस अपने शब्दों में आप यहाँ पे डिवाइड करके लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख कार्य बताइए। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख कार्य क्या है? पहला कार्य यहाँ पे है निवारक कार्य। निवारक कार्य में लिखेंगे या निवारण भी ले सकते हैं, जैसे मानसिक विकारों और कुसमायोजन को होने से रोकना, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो निवारक या निवारण भी कह सकते हैं। तो उसमें जो मानसिक विकार होते हैं, जो आपको मानसिक विकार, कमियां, कोई समस्या होती है उसको, और कुसमायोजन का मतलब होता है जो समायोजन एडजस्टमेंट नहीं होता है उसको रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम करता है। ठीक है। दूसरा सुधारात्मक कार्य में लिखेंगे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को उचित परामर्श देकर सामान्य स्थिति में लाना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम है। तीसरा पॉइंट है जो है संवर्धनात्मक कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को ऊंचा स्तर पर ले जाना ताकि वो अपनी क्षमताओं को अधिक उपयोग कर सके, जिससे वो कहीं की बदलाव कर सके, परिवर्तन कर सके, कुछ और काम कर सके। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन के थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं? तो 3 नियम यहाँ पे दिए गए हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए पहला है तत्परता का नियम। तो उसमें लिखेंगे जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसे जल्दी सीख लेता है। यानी अगर आप तत्पर हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तो आप कहीं कहीं आसानी से उसे सीख पाएंगे, लेकिन तत्पर नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे एक बार में, 2 बार में। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा अभ्यास का नियम। यानी किसी कार्य को बार बार करने से जो है सुदृढ़ होता है इंसान, और ना करने से विस्मृत यानी भूल जाता है। तो यानी अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, जैसे पढ़ाई ही है, अगर बार बार आप अभ्यास करते हैं तो आपको याद रहेगा। अगर बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो आप एक दिन ऐसा समझेंगे कि भूल जाएंगे। तो इसीलिए अभ्यास का नियम भी जरूरी है। नेक्स्ट प्रभाव का नियम। आप इसमें लिखेंगे जिस कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है व्यक्ति उसे बार बार या अगली बार या फिर दोबारा करने की कोशिश करता है। तो 3 नियम हैं, बहुत अच्छे नियम हैं बताए गए, आप इन्हें सीख सकते हैं, अपने निजी जीवन में भी आप इसे उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा के बारे में। जागरूकता में लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम जैसे गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी आदि के प्रति सचेत करना, ये जागरूकता हो जाएगी। नेक्स्ट है जीवन की गुणवत्ता उनको बताना रहेगा, जैसे कि छोटे परिवार के लाभों को समझाकर जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनको प्रेरित करना। ठीक है। आगे है संसाधन प्रबंधन के बारे में बताना होगा, यानी देश की सीमित प्राकृतिक संसाधन के प्रति उत्तरदायी व्यवहार को विकसित करना होगा ताकि जो है उसको कम से कम उपयोग किया जा सके संसाधन को। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आप बता सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे डायग्राम बनाइए और यहाँ पे 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, और तीनों लिखने के बाद उसका एक्सप्लेन करिए बढ़िया से, इस तरह से। ठीक है। तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है अधिगम। अधिगम या फिर जो है सीखना किसे कहते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अधिगम की विशेषता पूछा जा सकता है। तो पहले अधिगम की परिभाषा लिखेंगे। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास और अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार, ज्ञान और कौशल में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है। यानी अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने के बाद जब आपके अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो उस सीखने को यहाँ पे अधिगम कहा जाता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं आप यहाँ पे लिखेंगे कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, कोई इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। हर इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आगे यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है और सक्रिय बनाता है इसमें सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम विकास से। अधिगम जो है विकास का दूसरा नाम है। अगर आप सीखते हैं तो जिंदगी में कुछ ना कुछ विकास जरूर करेंगे। अगला है यह व्यवहार में परिवर्तन और सुधार लाता है।
तो इस प्रकार से अधिगम के बारे में आप यहाँ पे विशेषता उसकी लिख सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाएगा जिसमें आपको 10 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से पूछा गया है कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं। जुंग द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण को सविस्तार वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे एक और दिया रहेगा। जैसे भारतीय प्राचीन भारतीय यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष को वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। यानी प्राचीन काल में कैसे शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में बताना है, और वर्तमान में क्या प्रणाली है, क्या व्यवस्था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तब जाके पूरा आंसर कंप्लीट होगा और कम से कम 2 से ढाई पेज में आप पूरा लिखेंगे, तब जाके 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और कक्षा शिक्षण में छात्रों को प्रेरित करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो आपको बताना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके इसके नीचे ये क्वेश्चन आपको देखने को और मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 21 नंबर देखने को मिलेगा। चाहे आप ये वाला भी कर सकते हैं या आप ये वाला भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगेगा। यानी कहने का मतलब कि 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से आपको 3 करना रहेगा। 10 नंबर एक क्वेश्चन के मिलेंगे, टोटल आपको 30 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे और काफ़ी बढ़िया सेक्शन होता है, इसे आप जरूर से जरूर पूरा कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।